हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम सौरभ राज फ्रॉम MNIT जयपुर। तो यार वेलकम बैक आपके अपने प्यारे चैनल ट्यूटर्स यहीं पर। तो यार हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एनटी अभ्यास की महासंग्राम सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे होंगे सारे फिजिक्स के चैप्टर्स। और आज जो है वो है रोटेशन का पार्ट 2, जिसमें हम 16 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चन कर रहे होंगे रोटेशन चैप्टर के। तो फटाफट बिना रुके जो है आप अपनी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए और समझिए किस कॉन्सेप्ट से और किस अप्रोच से हमें रोटेशन के क्वेश्चन को टैकल करना है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 से हमें अपना जो है चालू करना है। तो फटाफट चालू करते हैं। क्वेश्चन हमारा 16 जो है वो ये बोल रहा है, अ रॉड ऑफ मास m and length L is hinged at one of its end A as shown in the figure. A force F is applied at a distance x from A. The acceleration of the center of mass A varies with x as, मतलब हमको कुछ ऐसे डायग्राम दे रखा है और हमको बोला है हमारी एक रॉड है इस प्रकार और एक फोर्स F जो है वो लग रही है यहां से x दूरी पर और यहां से जो है ये हिंज्ड है। हमको बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का और x का वेरिएशन हमको बताना है। तो बताइए कैसे निकाल सकते हैं, क्या चीज आपके दिमाग में आ रही है, क्या अप्रोच आप सोच सकते हैं। सबसे पहले तो एक ही चीज आ रही है कि यार अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो सबसे पहले तो आप अल्फा निकाल लीजिए। आप देखिए अल्फा क्या आ रहा है। अल्फा निकालने के लिए हमारे पास क्या है, अल्फा निकालने की हमारी अप्रोच जो होती है वो होती है टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अरे हाँ ना बोलो यार, एकदम बढ़िया बेसिक सी चीज है जो सबको पता होती है। क्या टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टाउ अगर हम यहां से देखें अबाउट दिस हिंज्ड पॉइंट, टॉर्क हम निकाल रहे हैं अबाउट दिस हिंज्ड पॉइंट, जिसको आप चाहो तो नेमिंग दे दो P। तो हम फोर्स, अब हम टॉर्क निकाल रहे हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट P। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू x इज इक्वल्स टू आई क्या है हमारा ml² इनटू अल्फा। तो यहां से अगर हम देखें हमारा अल्फा क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम एक चीज और चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, हम देखते हैं कि यार हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है वो r अल्फा होना चाहिए और हम ये जानते हैं कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पे लाया करता है। अगर ये रॉड L लेंथ की है तो L/2 हमारा जो है R हो रहा होगा। तो हम R की जगह पे L/2 लिख देंगे और अल्फा लिख देंगे। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू ACOM डिवाइडेड बाय L/2। अब ये यहां पे रख दो तो F into x इज इक्वल्स टू ml²/3 into ACOM into 2/L। तो एक L तो यहां से कट गया। अब जो है ACOM क्या आ गया हमारा 3Fx अपॉन 2ml। दिस इज माय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो अगर हम चाहें तो ग्राफ बना भी सकते हैं खुद से और हमारा ग्राफ जो आएगा वो कुछ आएगा इस प्रकार। ये हमारा एक्सेलरेशन वाला कर्व है और ये हमारा x वाला कर्व है। तो एक बहुत ही सिंपल आंसर, बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट से निकाला जा सकता था, जिसमें हमको केवल एक चीज पता होनी चाहिए। एक ये चीज कि हमारा टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। दूसरी चीज हमें जो पता होनी चाहिए वो ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज r अल्फा। चलिए चलते हैं हम अपने 17th नंबर के सवाल पर। तो हमारा 17th नंबर का सवाल क्या है देखते हैं जरा। इसमें भी कुछ इसी प्रकार का डायग्राम जो है वो बना रखा है। चलिए पहले डायग्राम ही बनाते हैं। ये हमारी रॉड जो कि यहां से हिंज्ड प्रतीत हो रही है, यहां एक m2 बोल रखा है और बोल रखा है v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मास बोल रखा है शायद m1। अब हमको देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m1 hinged at its upper end, a particle of mass m2 moving horizontally strikes the rod at its midpoint। मतलब ये मिड पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। If the particle comes to rest after collision, then find the value of m1 upon m2। आपको m1 upon m2 की जो है वैल्यू बतानी है। तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके आता हूं, अब आप देखिए क्या चीज कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो है मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी
अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा, इसमें काफी कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो सबसे पहले तो यार एक बात समझो, कोई भी या किसी भी प्रकार की कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, जो भी टॉर्क लग रहा है वो इसके अबाउट लग रहा है, ठीक है, इसी हिंज्ड पार्ट पे लगेगा। तो अगर मैं इसी के अबाउट टॉर्क देख लूं तो क्या इसके अबाउट टॉर्क जीरो, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही होंगी वो इधर ही लग रही होंगी, इस जगह पे तो कोई नहीं है। तो अगर मैं इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करूं, किसके अबाउट, इस हिंज्ड पॉइंट के अबाउट, तो क्या मेरा Li इक्वल टू LF होना चाहिए? अरे हाँ ना बोलो यार। और अगर Li की बात करूं किसके अबाउट, अच्छा ये कंजर्वेशन में किसके अबाउट कर रहा हूं, अबाउट पॉइंट P, ये मेरा P पॉइंट है। अब अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, m2 into v into l/2, अरे हाँ ना बोल, प्लस 0, क्योंकि ये तो रेस्ट पे, ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब आओ LF पे, LF पे क्या हुआ कि सेकंड पार्टिकल हमारा जीरो हो गया, ये दिया हुआ है सेकंड पार्टिकल जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसके लिए क्या हो गया, अरे भाई हाँ ना बोलो, I ओमेगा, क्या हो गया, I ओमेगा। अब इसका I बताइए इस पॉइंट के अबाउट, क्या ml²/3, क्या ml²/3, तो क्या लिख देंगे, m2 into v into l/2 is equals to m1l²/3 into ओमेगा। क्या यहां से ओमेगा मिल गया, ओमेगा कितना आया, ओमेगा आया m23 m2v अपॉन m1l, अरे हाँ ना बोलो यार, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दूसरी चीज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जैसे हमने उधर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला था, वैसे ही यहाँ पे भी हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, क्योंकि इस पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, ओमेगा इंटू आर, आर इस रॉड के लिए भी L/2 ही रहेगा, तो VCOM क्या आ गया, ओमेगा इज 3m2v अपॉन m1l इंटू हमारा L/2, तो LL कैंसिल, कितना आ गया 3/2m2v अपॉन m1। बहुत सुंदर, मजा आ गया। अब एक चीज हमको दे रखी है, वो ये दे रखी है कि ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन जो हो रहा है वो हो रहा है इलास्टिकली। अगर ये कोलिजन इलास्टिकली हो रहा है तो क्या इसका मतलब E इक्वल टू 1 होना चाहिए। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप यही क्यों यूज कर रहे हो, कुछ और तरीका बताओ। ये तरीका यूज करने के कारण क्या है, आप ये देखिए, सबसे पहले आप यहां पर बोल सकते हैं कि सर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा लो, आप दूसरी चीज ये बोल सकते हैं कि सर एनर्जी कंजर्व करा लो, है ना, बोल सकते हो, उससे भी आ जाएगा आंसर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन जितना छोटे से और एक्यूरेट तरीके से निकाल सकें उतना अच्छा। हमको बोला गया है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या मैं E इक्वल टू 1 पर जा सकता हूं, हाँ या ना, बस इतना बताओ। जा सकता हूं तो क्यों ना जाऊं, इस्तेमाल करो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को। तो जैसे ही मैं E का फॉर्मूला लिखता हूं, E का फॉर्मूला होता है v2 v1 अपॉन u1 u2, जिसके लिए v1 जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि फाइनली ये वाला पॉइंट या ये वाली बॉल रुक गई, ठीक है। और u1 जीरो है, क्यों, क्योंकि ये वाली रॉड इनिशियली रुकी हुई थी। तो v2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो कि लिखा है 3/2 m2v अपॉन m1 डिवाइडेड बाय u2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v, तो v से v कैंसिल, आपका आंसर 3/2 m2 अपॉन m1 इक्वल टू 1। हमसे पूछा गया है m1 अपॉन m2 बताना है, तो m1 अपॉन m2, कहीं पे कुछ 2 का लोचा है क्या, रुको, कहीं पे कुछ 2 का लोचा है, ये आंसर m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 3/4 आता है शायद, या 4, हाँ देखना आंसर क्या है, आंसर इसका आता है 3/4, मैंने कहीं पे 2 गलत लिखा है, रुको, यहां पे एक एक्स्ट्रा 2 आना है, यहां पे एक एक्स्ट्रा 2 आएगा, तो यहां पे 3/4 आएगा, 3/4, और यहां पे आंसर आपका फिर 3/4 आएगा, क्योंकि आपसे m1 अपॉन m2 पूछा है, इसीलिए एक 3/4 भी आना है, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या है, एक 2 मैंने वहां पे कम लगाया था, वहां पे एक 2 और आना है एक्स्ट्रा, वो 2 आएगा तब जाकर के 3/4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कौन से सवाल पे, हमारे 18वें नंबर के सवाल पर। वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें हमें कोलिजन के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके अलावा हमको एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके अलावा हमको
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने 18 नंबर के सवाल पर। 18 नंबर का सवाल हमारा क्या है, देखते हैं 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर का सवाल हमको बता रहा है अ बीम ऑफ लेंथ L lies on the x axis with its left end at the origin. A cable pulls the beam in y direction with a force इतना. If the axis is fixed at x equal to 0, then find the torque. Then find the torque. हमको बोल दिया है कि यार हमारी एक बीम है लेंथ L की, जिसको यहां से फिक्स कर दिया है। ये हमारी पॉजिटिव x एक्सिस पे रखी हुई है और यहाँ पे एक फोर्स लग रही है जो कि एक वेरिंग फोर्स है F0 1 माइनस एक्स अपॉन एल। और हमको सिंपली टॉर्क पूछा है अबाउट, x इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, ये x इक्वल टू 0 है। तो आप मुझे बताइए टॉर्क या फिर डी टाउ को अगर मैं निकालना चाहूं तो एफ डी एक्स से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? एफ डी एक्स से सिंपल ही निकाल सकते हैं। मुझे क्या करना है, केवल इंटीग्रेशन करना है एफ डी एक्स का 0 से लेकर के l लिमिट तक। तो f मुझको दे रखी है f0 1 माइनस एक्स बाई एल और dx मेरे पास है ही, 0 से l तक आप लगा दो। जैसे ही आप लगाओगे क्या आ जाएगा, f0 x 0 से l और यहाँ पे आ जाएगा f0 अपॉन l x स्क्वायर बाई 2 0 से l। तो कितना आ गया, ये आ गया f0 l माइनस f0 l बाई 2। आंसर आपका f0 l बाई 2 आ जाएगा, जो कि आपका टॉर्क होगा, ठीक है। तो सिंपल सवाल था, इसमें कुछ था नहीं खास। इसके बाद अब हम आएंगे अपने 19th नंबर के सवाल पर। नंबर के सवाल पर अब हम आएंगे और 19th नंबर का जो सवाल है वो है अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार का इंक्लाइनेशन है और हमको बोल दिया है कि ये जो स्फेरिकल बॉल है ये हमारी थीटा से नीचे आ रही है रोल करते हुए, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग। इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही है भाई साहब, स्लिपिंग नहीं हो रही है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू हमको बतानी है। इजी सवाल है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हम इसको ट्रांसलेशनल में ब्रेक करें तो ट्रांसलेशनल में इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगी। अगर मैं इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रखूं तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं mg sin थीटा जो है फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या केवल इससे हम बोल सकते हैं नो स्लिपिंग? नहीं, हमको इसको रोटेशनल में भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। हम निकाल लेते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये मेरा सेंटर ऑफ मास है जहां पे mg sin थीटा लग रहा होगा। तो mg sin थीटा का टॉर्क तो खत्म, mg sin थीटा का टॉर्क तो खत्म हो गया, एकदम समाप्त। तो अब मुझे एक बार बताइए, मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रिक्शन फोर्स इनटू r इज इक्वल्स टू i अल्फा। अरे हाँ ना बोलो यार, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो नीचे लग रही है, r क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस r इंटू आई इंटू अल्फा। बहुत सुंदर। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो है म्यू एम जी कॉस थीटा। अरे हाँ ना बोलो यार, म्यू एम जी कॉस थीटा सिंपल है, इंटू आर। आई क्या होता है हमारा 2/3 mr स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार, 2/3 mr स्क्वायर स्फेरिकल शेल है। इसके बाद हमारा अल्फा, अल्फा को अगर हम देखें तो a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू r अल्फा लिखते हैं। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, a सेंटर ऑफ मास अपॉन r। तो यहाँ पे मैं a सेंटर ऑफ मास अपॉन r लिख दूंगा। तो आप देखो एक r कट गया, एक r कट गया, तो हमारे पास m भी कट गया। तो बचा क्या, बचा म्यू जी cos थीटा इक्वल टू 2/3 a सेंटर ऑफ मास। और जब आप एक्सेलरेशन की बात करोगे तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कुछ फॉर्मूला होता है जो शायद पिछली वीडियो में भी बताया था, और वो होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। अगर मैं स्फेरिकल शेल के लिए बात करूं, तो i क्या होता है, i क्या होता है बाबू, स्फेरिकल शेल के लिए लिखा तो है, i होता है 2/3 mr स्क्वायर। तो जब i की जगह पर 2/3 mr स्क्वायर डालूंगा तो mr स्क्वायर कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/5 g sin थीटा। देखो 5 नीचे 3 ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं
3/5 g sin थीटा। अब देखो जी जी कैंसिल, 3 कैंसिल, म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2/5 tan थीटा। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। पता क्या होना चाहिए था? पता होना चाहिए था सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही भूल जाते हैं, g sin थीटा अपॉन 1 + i अपॉन mr स्क्वायर। ये चीज पता होनी चाहिए, बाकी i वगैरह तो आपको पता ही होता है। चलते हैं अपने 20वें नंबर के सवाल पर। 20th नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। चलिए 20वां नंबर सवाल। मजा आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल जो है ये चीज है। इसको देख के करोगे भी तो भी कुछ सीखने को ही मिलेगा, अप्रोच पता चलेगी किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। 20वां नंबर का सवाल। A solid sphere, a hollow sphere and a ring are released from top of an inclined plane. सिंपल सा inclined plane है। इस inclined plane से मैंने एक बार hollow sphere, एक बार solid sphere, एक बार ring, इन तीनों को मैंने एक रिलीज किया। फ्रिक्शनलेस है। क्या बोल दिया? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मतलब कि म्यू 0 है, फ्रिक्शनलेस है। सो दैट दे स्लाइड डाउन। तो ये क्या है? स्लाइड डाउन कर रहे हैं। देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन इज फॉर। अब ये तो बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है। अच्छा एक बार बताइए, जैसे कि हमने इस सवाल में देखा था, इस सवाल में हमारे पास फ्रिक्शन उपलब्ध थी, हमारे पास फ्रिक्शन थी। फ्रिक्शन थी तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है कि वो स्लिपिंग से रोके। स्लिपिंग से रोकने का काम कैसे कर रहा है भाई साहब? उल्टा घुमाने की डायरेक्शन में। इसको उल्टी तरफ घुमाना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है? उल्टी तरफ घुमाना, इस तरीके से। अगर इस तरीके से घुमाना चाह रहा है तो क्या हो रहा है? प्योर रोलिंग बनाना चाह रहा है, ऐसा सिनेरियो फ्रिक्शन बनाना चाह रहा है। अच्छा जब ऐसा होता है तभी जाकर के हमारे इनर्शिया का काम आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? जब अल्फा कुछ होगा तभी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा तभी जाकर के इनर्शिया का कुछ काम आएगा। अच्छा ठीक है, चलिए सर इतनी बात समझ गए। अब एक बात मुझे बताओ, जो इन तीनों में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्या वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या कुछ और है? मतलब मुझे अगर हॉलो स्फीयर, अगर सॉलिड स्फीयर, अगर रिंग, इन तीनों में डिफरेंशिएट करना है तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही हो पाएगा? साफ साफ बोलो। हाँ हो पाएगा। ऐसा पिछला सवाल भी किया था पिछले लेक्चर में। जब आप देखोगे हमें बॉडी नहीं दी हुई थी, हमें बॉडी के बारे में सब कुछ दे दिया था, तो जब हमने इनर्शिया निकाला तब जाके हमको पता चला कि यार ये रिंग था। ऐसे इसमें जब हम इनर्शिया चाहेंगे निकालना तभी तो हम इनमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब उसने बोला कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? इनर्शिया का काम नहीं है, इनर्शिया का काम नहीं है तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। अगर नॉर्मली बात करूं, आप हॉलो स्फीयर रखो, सॉलिड स्फीयर रखो, रिंग रखो, एक फोर्स लग रही है नीचे जो कि क्या है? mg sin थीटा। अरे इसके अलावा कोई और फोर्स है क्या? अरे इसके अलावा कोई और है क्या? नहीं है, तो mg sin थीटा। अब mg sin थीटा से एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या g sin थीटा आ जाएगा? और g sin थीटा तो सेम है तीनों के लिए, चाहे रिंग हो तब भी वो g sin थीटा से जा रहा है, चाहे हॉलो स्फीयर हो तब भी g sin थीटा से जा रहा है, चाहे सॉलिड स्फीयर हो तब भी g sin थीटा से जा रहा है। तीनों बॉडी मेरी g sin थीटा से जा रही है तो तीनों सेम ही तो आएंगी यार, तीनों के लिए सेम है, तीनों के लिए सेम है। ठीक है, ये भी इजी सवाल था, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं मारना था। अब हम चलते हैं 21st पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने अब आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दो डिस्क बना रखी है यहाँ पे हमारे सामने, दो डिस्क हैं और हमको बोल रखा है अ डिस्क इज फ्रीली रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, बहुत सुंदर। एक ऐसी डिस्क है जो कि ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक है, सडनली इट इज हुक्ड एट अ रिजिड पेग। अच्छा, अब हमने इसको एक कील से ऐसे बांध दिया और फिर ये रोटेट कर रही है, तो अब रोटेट कैसे करेगी? इसके अबाउट, इसके अबाउट रोटेट करेगी, इस पी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, चलिए, रोटेट्स विदाउट बाउंसिंग ऑर्डर, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क आफ्टर द इंपैक्ट। आफ्टर द इंपैक्ट हमें बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जब मैंने इसको हिंज्ड कर दिया तो इसके बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो यार। चलिए अब देखते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसके अबाउट घूम रहा है फिर क्या हुआ? मैंने जैसे इसको पेग करा इधर से,
फिर ये इसके अबाउट घूमने लगा, अरे हाँ ना बोलो। तो अब फिर से वही कॉन्सेप्ट मैं बोलूंगा कि यार कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या, लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो लग किसके अबाउट है, स्पी के अबाउट। ठीक है, स्पी के अबाउट लग रहा है। अगर मैं तुमसे सिंपली बोल दूं कि आपको करना क्या है, आपको करना है Li इक्वल टू LF, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओ बस, और कुछ नहीं करना, हमको ओमेगा ही फाइंड करना है ना, हमको फाइंड करना है, हाँ ओमेगा फाइंड करना है, फाइनली ओमेगा कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अब मुझे एक बात बताओ कि इनिशियल अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो क्या आई ओमेगा ही निकालना है मेरे को। अगर इनिशियल केस में देखूं तो क्या mr²/2 इनटू ओमेगा, अरे हाँ ना बोलो यार, mr²/2 इनटू ओमेगा, सही बात है, बिल्कुल लॉजिकल है, mr²/2 इनटू ओमेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं भाई साहब इसके लिए अगर हम i निकालें, इसके लिए अगर हम i निकालें तो क्या वो i mr²/2 प्लस mr² नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि पेग से डिस्क तक का डिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लेक्ट कर दो उसको, इतना कम है कि नेग्लेक्ट कर दो। पेग से डिस्टेंस तक, डिस्क तक का, यहाँ पे मान लो डिस्क लगी है तो ये पेग है, इतना डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दो, बहुत छोटा है। तो क्या मैं डिस्क का सर्कमफेरेंस वाला पॉइंट मान लूं, क्या मैं ये वाला पॉइंट मान लूं, ये वाला, अगर ये वाला पॉइंट मान रहा हूं तो हाफ mr²/2 तो इसका, mr²/2 इसका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की वजह से mr² तो ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा। तो इसके लिए फाइनल वाले के लिए क्या हो गया भैया, mr²/2 प्लस mr², अरे हाँ ना बोलो यार, ये चीज समझ में आई कि नहीं है, क्यों mr² में एक्स्ट्रा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसके अबाउट अब निकालना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके। अच्छा, अब अगर मैं फाइनल आई ओमेगा डैश लिखूंगा, मान लिया मैंने फाइनली वो किसी ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमें नहीं पता, तो क्या लिख दूंगा, हाफ mr² प्लस mr² इनटू ओमेगा डैश। सही बात है कि एकदम सिंपल नॉर्मल बात, लॉजिकल बात। अब इन दोनों को कर दो बराबर, इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, mr²/2 ओमेगा, दिस इज इक्वल टू हाफ 3/2 हो जाएगा, 3/2 mr² ओमेगा डैश, mr² कैंसिल, 2 कैंसिल, ओमेगा डैश की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ओमेगा/3। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, मजेदार, मजा आ जाएगा, मतलब पप्पी ले दोगे स्क्रीन पर, सही बता रहा हूं, पप्पी ले दोगे स्क्रीन पर अगर समझ में आ गया, इतना प्यारा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास कुछ ऐसा सीधी सा डायग्राम बना रखा है, स्टेयरकेस जैसा, और हमको बोला है कि ये एक सिलेंडर है और ये भी एक सिलेंडर है, और यहाँ ऐसे कुछ एक प्लैंक है जो कि दोनों से टच कर रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। हमको क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द स्मॉल सिलेंडर इज v, ये स्मॉल सिलेंडर है, इसके सेंटर की वेलोसिटी v है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है। ठीक, फिर हमको बोला जा रहा है देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग। ठीक, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द लार्जर सिलेंडर इज, सवाल समझ में आया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो दे रखी है वो क्या है, वो ये है कि हमको बोला गया है कि देयर इज नो स्लिपिंग, स्लिपिंग कहीं नहीं है, कहीं भी स्लिपिंग नहीं है। अगर स्लिपिंग नहीं है इसका मतलब, ठीक है बताता हूं, आगे बता, एक फ्लो में बताऊंगा। दूसरी बात हमको पूछा गया है कि इसके सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके सेंटर पे वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं, इसके सेंटर पे वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं। ठीक, अब नेमिंग कर दो, नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, इसको मान लो a, इसको मान लो c, इसको मान लो b, और ये जो पॉइंट है ये मान लो p। ठीक है, p, ये पॉइंट मान लो c, और c नहीं मानो, फिर इसको मान लो d, और इसको मान लो e। ठीक है, इसको मान लिया e। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं इस छोटे सिलेंडर की बात करूं, अगर मैं इस छोटे सिलेंडर की बात करूं तो यहाँ पे क्या v वेलोसिटी होगी और क्या यहाँ पे r ओमेगा होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ट्रांसलेशनल की वजह से आगे जाना चाहेगा ये पॉइंट ट्रांसलेशनल की वजह से आगे जाना चाहेगा, और क्योंकि घूम भी रहा है तो इसकी वजह से पीछे की तरफ r ओमेगा, अरे हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। ठीक है, तो अगर मैं a पर देखूं, a पॉइंट पर स्लिपिंग तो हो नहीं रही, स्लिपिंग तो मना किया है, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो v इक्वल टू r ओमेगा होगा कि नहीं होगा, v इक्वल टू r ओमेगा होगा या नहीं होगा, स्लिपिंग नहीं हो रही,
इसलिए v इक्वल टू आर ओमेगा होगा। अब अगर v इक्वल टू आर ओमेगा हुआ तो जो b वाला पॉइंट है, b वाले पॉइंट पे वेलोसिटी होती है v प्लस आर ओमेगा, v प्लस आर ओमेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ट्रांसलेशनल की वजह से तो आगे जाना चाह रहा है, और अगर ऊपर वाला पॉइंट देखो तो आर ओमेगा ऐड होगा, आर ओमेगा ऐड होगा, आर ओमेगा ऐड होगा। तो b पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, b पॉइंट पर हो जाएगा v प्लस आर ओमेगा, आर ओमेगा v के बराबर है तो क्या 2v हो गया। तो b की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एट b इज 2v। बहुत सुंदर। अच्छा अब ये जो पॉइंट है b पॉइंट, ये b पॉइंट तो p से कनेक्टेड है। ये जो b पॉइंट है, जो b पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है सिलेंडर का, वो तो प्लैंक से कनेक्टेड है। तो क्या प्लैंक की वेलोसिटी भी 2v हो गई? प्लैंक की वेलोसिटी भी 2v हो गई? अरे हाँ ना बोलो, प्लैंक की वेलोसिटी भी 2v। जैसी प्लैंक की वेलोसिटी 2v, अब ठहर जाओ, अब ठहर जाओ, अब ठहर जाओ, अब ठहर गए। छोटे वाले सिलेंडर को छोड़ा, अब हम आ गए बड़े वाले सिलेंडर पे। अब हम आ गए बड़े वाले सिलेंडर पे। बड़े वाले सिलेंडर पे भी सेम ही चीज, यहाँ पे v डैश, यहाँ पे आर ओमेगा डैश, यहाँ पे हमारा e पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v डैश प्लस आर ओमेगा डैश, और प्लैंक की वेलोसिटी तो प्लैंक की वेलोसिटी है, वो तो चेंज नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि इस केस में भी स्लिपिंग नहीं है, तो क्या इसमें भी मैं बोल सकता हूं v डैश इज इक्वल्स टू आर ओमेगा डैश? नो स्लिपिंग, स्लिपिंग तो है ही नहीं ना, स्लिपिंग तो है ही नहीं, तो मैं v डैश इक्वल टू आर ओमेगा डैश तो बोलूंगा ही बोलूंगा। अब जैसे ही v डैश इक्वल टू आर ओमेगा डैश हुआ तो वेलोसिटी एट e क्या 2v डैश हो गई? देख के बोल, वेलोसिटी एट e क्या 2v डैश हो जाएगी, क्योंकि v डैश प्लस आर ओमेगा डैश, आर ओमेगा डैश v डैश ही है, तो v डैश प्लस v डैश इज 2v डैश। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अब ध्यान से सुन, क्या वेलोसिटी ऑफ e शुड बी वेलोसिटी ऑफ p? क्योंकि e वाला जो पॉइंट है, जो e वाला पॉइंट है, वो तो प्लैंक से कनेक्टेड है, प्लैंक से कनेक्टेड है। अब अगर प्लैंक से कनेक्टेड है तो प्लैंक की जो वेलोसिटी वही सिलेंडर की वेलोसिटी, सिलेंडर के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। अच्छा, प्लैंक की वेलोसिटी यहां से कितनी, छोटे वाले सिलेंडर से निकाली तो कितनी आई, 2v। तो इसका मतलब क्या, 2v इक्वल टू 2v डैश। इसका मतलब 2 2 काट दो, v डैश की वैल्यू क्या है, v, v डैश की वैल्यू क्या है, v, v है ना, हाँ, v डैश की वैल्यू क्या है, v। ठीक है, चलिए, ये सवाल बहुत ही मजेदार था, अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने, फोर फोर्सेस टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस r आर एक्टिंग ऑन अ व्हील। एक व्हील पे हमारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, as shown in the figure the resultant equivalent one force system will be। मतलब सिंपल सा सवाल है, आपको बोल रखा है कि ये एक व्हील है, इस व्हील पे इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रही है 400 न्यूटन, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, इधर एक फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, और इधर एक फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, और ये सारी जो है टेंजेंशियल है। अब हमको बोला जा रहा है कि इन चार का एक रिजल्टेंट फोर्स लगाना है, तो बताइए कहां लगेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो मेरे को ट्रांसलेशनल और हमारा रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो सारे ऑप्शन में 500 न्यूटन पहले ही बोल रखा है कि 500 न्यूटन की फोर्स लगनी है। अब जो 500 न्यूटन फोर्स आती है वो आती है ड्यू टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम किस तरीके से, आप खुद देखो, ये 400 क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहा है, ये 200 क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहा है, ये 100 क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहा है। अरे चाह रहा है कि नहीं, 400 घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज में, 200 क्लॉकवाइज में, 100 क्लॉकवाइज में, ये 200 एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसका मतलब क्या, टॉर्क बैलेंस करने के लिए 400 इंटू आर प्लस 200 इंटू आर प्लस 100 इंटू आर माइनस 200 इंटू आर शुड बी 0। तो इसका मतलब ये 200 कैंसिल, कितना आ गया 500 आर। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स अब मेरी लगनी है वो लगनी तो 500 न्यूटन की ही है। अब जो नेट फोर्स मेरे को लगानी है वो नेट फोर्स लगानी क्या है, वो नेट फोर्स लगानी है 500 न्यूटन की। अब 500 न्यूटन की फोर्स तो लगानी है, लेकिन लगानी किधर है, किधर लगानी है, तो उसको करने के लिए हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का सहारा लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पे इस तरफ 400 न्यूटन की फोर्स है, पीछे की तरफ 100 न्यूटन की फोर्स है,
ऊपर की तरफ 200 न्यूटन है और एक और जो फोर्स है वो भी ऊपर की तरफ 200 न्यूटन ही है। तो जैसे जैसे 200 न्यूटन दिख रहा है तो इसका इक्विवेलेंट क्या ये हो जाएगा, इधर की तरफ 300 ऊपर की तरफ 400। तो अगर इस एंगल की बात करें तो इनका रिजल्टेंट 53 डिग्री पे बनता है। किस पे बनता है? 53 डिग्री पे। तो इतना हम समझ गए कि 500 न्यूटन की फोर्स लग रही है 53 डिग्री पे। समझे कि नहीं समझे? 500 न्यूटन की फोर्स लग रही है 53 डिग्री पे, लेकिन लगनी इस प्रकार है कि वो क्लॉकवाइज घूमे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था वो था 500 न्यूटन की फोर्स लगेगी, दूसरा जो था वो था कि 53 डिग्री पे लगेगी, तीसरा जो है वो इस तरीके से कि क्लॉकवाइज लगे, मतलब ये घूमे तो क्लॉकवाइज घूमे। तो ऑप्शन आपका इस प्रकार है, शायद एक जो सही है वो है फोर्स इस तरफ 500 न्यूटन की, एंगल 53 डिग्री, क्लॉकवाइज भी घुमा रहा है, 500 न्यूटन की फोर्स भी है, एंगल भी 53 है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारा 24th है। फोर्थ नंबर का सवाल हमारे सामने, और देखते हैं, बहुत सुंदर सा सवाल हमको दिख रहा है। अ रिजिड बॉडी इज मेड ऑफ 3 आइडेंटिकल रॉड्स। 3 आइडेंटिकल रॉड्स है हमारी, और each of length L fastened together in the form of letter H. The body is free to rotate about the horizontal axis that runs along the length of one of the legs of H. The body is allowed to fall from rest from a position in which the plane of H is horizontal. What is the angular speed of the body when the plane H is vertical? सरल भाषा में अगर सवाल को समझें तो एक बात समझो, कुछ H बनाया हुआ है, H बनाया हुआ है, इस प्रकार का कुछ H है। ठीक है, ये बनाया किससे है? ये बनाया रॉड्स से जिनकी लेंथ L है। अच्छा, आप खुद सोचो कि इसका सेंटर ऑफ मास किस जगह पे आएगा? L बीच में है तो सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही आएगा। ठीक है, सवाल में ये बोला है कि यार इनिशियली हॉरिजॉन्टल में था ये H। ठीक है, इनिशियली हॉरिजॉन्टल में था, घूम घूम के ऐसे वर्टिकल आ गया। ठीक है, ऐसे घूमता वर्टिकल आ गया। जैसे ही वर्टिकल आया था मुझे बताना है कि इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, यही पूछा है। ठीक है, अब मुझे सिंपल भाषा में ये बताइए कि है तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है कि नहीं है? दिमाग में आ रहा है, स्ट्राइक करनी चाहिए छोटी छोटी बातें। यहां से एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते घूमते ऐसे आ गया और मैं यहां पर वेलोसिटी पूछ रहा हूं, तो जो यहां पे पोटेंशियल थी वो कन्वर्ट होके कहां चली गई? काइनेटिक में। तो करना तो मेरे को टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ही है, करना तो मेरे को एनर्जी कंजर्वेशन ही है कि भाई साहब mgHCOM जो है वो कन्वर्ट हो गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में। हाँ ना बोलो, यही करना है, करना तो यही है, इससे ज्यादा आगे सोचना नहीं है। अच्छा, अब जो सोचने वाली बात आती है वो आती है आई, कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें तो यार इस प्रकार है। तो अगर हम देखें पहली रॉड का तो 0, पहली रॉड का 0, दूसरी वाली रॉड का क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml बाई 2 का स्क्वायर, और तीसरे वाले के लिए हो जाएगा ml स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इनर्शिया तो निकाल ही सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत बेसिक चीज है, वो तो आप निकाल ही लेंगे। ml स्क्वायर अपॉन 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करके आ जाएगा 12 12 12 12 12 3 और 12, सही कर रहा हूं ना? 12 और 3 15 और 1 16, मतलब कि 4/3 ml स्क्वायर इज माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बस इसको सॉल्व कर देना है फॉर्मूले में रख के। अच्छा, आप एक बात और बताइए कि जो सेंटर ऑफ मास, जो मैंने h सेंटर ऑफ मास लिखा है वो लिखा है सेंटर ऑफ मास की हाइट। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट, अब ये देखो, ये सेंटर है। ठीक है, यहां से देखो ये है सेंटर, ये नीचे गिरता आया तो इसने कितनी हाइट कवर करी? आधी ही तो कवर करी, L/2। यू देखो, यहां से आया गिरता यहां तक, तो इसने आधी हाइट ही तो कवर करी ना। तो वो आधी हाइट क्या? L/2 है, आधी हाइट तो L/2 हो जाएगी। तो mgL/2 दिस इज इक्वल टू हाफ आई की जगह पे क्या लिखेंगे? 4/3 ml स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 कट गया, ये m कट गया, एक l कट गया, तो कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर आ गया आपका g
3g/4l, 3g/4l। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमसे पूछा क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब ये पूछा है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे r ओमेगा। अच्छा, ओमेगा की जगह तो ठीक है, तो ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय r। इसका स्क्वायर पूछ रहा है, इसका मतलब VCOM का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। अच्छा, अब बताइए r क्या है, क्या r हमारा l/2 है। जैसे ही हम इधर लिखेंगे v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर और नीचे लिखेंगे l/2 का स्क्वायर, तो v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा आंसर, ऐसा सॉल्व कर लेना। चलो, आंसर जो आता है वो आता कितना है, v सेंटर ऑफ मास का आंसर कितना आता है, लेट मी चेक। आंसर आता है आपका 3/2√gl, यही आता है ना, 3/2√gl, इतना ही आपका आंसर आ रहा होगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा केवल, तो यहाँ पे 2 बाहर √gl। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने 25वें नंबर के सवाल पर। आज टाइम का मेरे पास थोड़ा कमी है, इसलिए मैं थोड़ा तेज भगा रहा हूं, उसके लिए क्षमा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर 25 तो आप शायद 10वीं में भी करे होंगे। 10वीं का सवाल है, ये बहुत ही इजी सवाल है, देखते हैं। हमको बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है जिसका मास 1 kg है, placed on a table such that the part of a scale is beyond the edge। मतलब ये कुछ टेबल रखी है और ये हमारा स्केल है, ठीक है, जिसका कुछ पार्ट जो है वो एज के आगे है, ठीक है। If the body of mass 0.25 kg is hung at the end, अरे लो 0.25 kg को यहां से लटका दिया of the scale, then the minimum length of scale that should lie on the table so that it does not tilt। तो कितनी लेंथ हमारी जो है टेबल पर होनी चाहिए ताकि ये टिल्ट ना हो। अच्छा, हमको बोला है 50 मीटर स्केल है, तो हमने बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास कुछ इधर होगा। अगर सेंटर ऑफ मास ये आगे पहुंच गया तो टपकना नीचे जरूरी है। तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या 50 हो गई, मीटर स्केल है, मतलब कि कितना हुआ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, यहां से यहां तक की लेंथ मैंने मान ली कि यार x है, यहां से यहां तक की लेंथ मैंने मान ली x है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर यहां से यहां तक की लेंथ मैंने x मान ली तो मैं बोल सकता हूं कि यार ये 50 - x हो गया। इतना लेंथ क्या 50 - x हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, तो आप एक तरीके से कर सकते हैं, वो है कि इसके अबाउट टॉर्क को 0 कर दो। क्या कर दो, इसके अबाउट टॉर्क को 0 कर दो, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, जो सेंटर ऑफ मास पर नीचे क्या लगेगा mg, सेंटर ऑफ मास पर नीचे की तरफ mg, ये mg का टॉर्क शुड बैलेंस दिस mg का टॉर्क। तो इसका मतलब 0.25 into x, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क को कंजर्व करा रहे हैं। तो 0.25 into x should be equal to what, इसका मास कितना दिया 1 kg, और इतनी लेंथ कितनी है 50 - x। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर जो g आएगा उससे कैंसिल, 10 कैंसिल, g कैंसिल। उसके अलावा हमारे पास क्या बचा, 25/100 into x, दिस इज इक्वल टू 50 - x, तो ये हो जाएगा x/4। 50 इक्वल टू x प्लस x/4 कितना हो गया 5x/4। 5 से 10 काट दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। अब हमसे 40 नहीं पूछा, हमको बोला क्या है, कि यार x की वैल्यू 40 आ गई, मतलब कि टेबल से कितना आगे है, 40 सेंटीमीटर आगे है। लेकिन पूछा था कि टेबल के पीछे कितना रखें, ताकि वो गिरे नहीं। तो टेबल के पीछे तो भैया 60 सेंटीमीटर रखना है कि ना, अरे हाउ 60 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा कि ना है 60 सेंटीमीटर। चलिए अब चलते हैं अपने 26वें सवाल पर। चलिए 26 नंबर के सवाल पर हम चलते हैं, और 26
नंबर का सवाल हम करेंगे। 26 नंबर का सवाल हमको बता रहा है यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ मास है। बहुत ही इजी सवाल है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत ही चिंदी सवाल है, दिमाग लगाना ही नहीं है। अ यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ मास m, ठीक है, एक क्यूब है जिसका मास जो है वो m है। हमको बोला जा रहा है एज लेंथ a है और हमको बोल रहा है कि मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। कि भाई साहब ये लीजिए रफ सरफेस पर चल रहा है, मतलब म्यू जीरो नहीं है। along the positive x axis with an initial velocity v naught। अरे भाई साहब v naught से चल रहा है पॉजिटिव x की तरफ। हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं बताने हैं, लेकिन मैं इसको कॉमन सेंस से भी कर सकता हूं। कॉमन सेंस से कैसे करूं? आपको तो ऑप्शन पढ़ के करना है, लेकिन कॉमन सेंस से किस तरीके से कर सकते हैं? अगर रफ सरफेस आपको दिख रहा है, ठीक है, मैंने बोला कि आपको रफ सरफेस दिख रहा है, अगर रफ सरफेस दिख रहा है तो क्या फ्रिक्शन लग रही होगी? फ्रिक्शन लग रही होगी, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। फ्रिक्शन क्या इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, बहुत सुंदर। फ्रिक्शन क्या इस डायरेक्शन में होगी? अब आपसे मैं बोल रहा हूं, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, तो यहां पे केवल एनएलएम का कॉन्सेप्ट मत लगाना। ये फ्रिक्शन जो लग रही है, ये फ्रिक्शन जो लग रही है, क्या वो ये नहीं चाहेगी कि यार ये ब्लॉक ऊपर खड़ा हो जाए? सोचो इस बात को, इस बात को डाइजेस्ट करो कि जो फ्रिक्शन ऐसे ऐसे लग रही है, ये फ्रिक्शन पीछे चाहेगी कि यार ये तो खड़ा हो जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता? क्यों नहीं होता? सर ऐसा तो होना चाहिए, फ्रिक्शन तो ऐसे इसको टिल्ट कराना चाहेगी ही चाहेगी। होता क्यों नहीं है? क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा नॉर्मल भी शिफ्ट हो जाता है कुछ साइड, कुछ लेंथ से। हमारा नॉर्मल जो कि इधर लगना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल भी कुछ शिफ्ट हो गया। अब जब वो शिफ्ट हुआ तो इसने भाई साहब इधर टॉर्क लगा दिया। नॉर्मल ने किधर टॉर्क लगा दिया? इधर टॉर्क लगा दिया। अरे ले बेटा, अब तू करके देखा। जो फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस नॉर्मल की वजह से होता है, क्या होता है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू एन। जो फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस नॉर्मल की वजह से होता है, वही नॉर्मल को आंखें दिखा रहा था कि बेटा मैं पलट दूंगा। नॉर्मल ने बोला रुक, अभी तेरा हिसाब बराबर करते हैं। आया कि नहीं आया? अरे आया समझ में कि नहीं आया? बस यही करना था इसमें, और कुछ नहीं था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 और 27 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर। A weightless rod of length L carries two equal masses M। ऐसे भाई साहब एक रॉड लटकी हुई है, उस पे एक बॉल ऐसे है, एक बॉल ऐसे है, दोनों का मास M है। ठीक है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। ठीक है, लेंथ L कैरीज टू इक्वल मासेस M, वन फिक्स्ड एट द एंड, एक यहां पर है, एक मिडिल में है। The rod can revolve in a vertical plane about A. The horizontal velocity which just be imparted। सुनो सुनो सवाल को। Horizontal velocity V कितनी दूं, कितनी दूं ताकि ये horizontal पोजीशन में आ जाए, यूं से यूं हो जाए, ऐसे वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ जाए। बताइए कि ऐसी V क्या होनी चाहिए? V क्या होनी चाहिए? चलिए बहुत सरल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से कर सकते हैं। अभी भी मेरे को एक बात बताओ, क्या एनर्जी कंजर्वेशन ही करना है? क्या ये पिछले वाले दो सवाल से बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल मेल खाता हुआ सवाल है? आप खुद सोचो इसको कि ऐसे से अब ऐसे जा रहा है। पहले वाले सवाल में क्या था? एच एच, जिसमें एच बनाया था। उस वाले सवाल में क्या था? ऐसे से ऐसे आ रहा था। अब इसने क्या बोल दिया? इसने बोल दिया ऐसे से ऐसे जाना है। तो कॉन्सेप्ट तो फिक्स्ड है, कॉन्सेप्ट का तो नामो निशान बदला ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सेम है, ऐसे का ऐसा। तो कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही है कि यार हमको एनर्जी कंजर्व करानी है, एनर्जी कंजर्व करानी है। ठीक है, अच्छा अब चेंज हम लिखना क्या चाहेंगे? हम लिखना चाहेंगे कि हमारी कुछ आई ओमेगा स्क्वायर है, वो फलाना MgHCuM में चली गई। अरे हाँ जी की ना जी, अरे हाँ जी की ना जी, अरे हाँ जी की ना जी। अच्छा अब मेन मोटिव क्या हो गया? मेन मोटिव हो गया आई निकालना, कि भैया आई कैसे निकालें। तो यार आई निकालना भी आसान है। इस बॉल का इस पॉइंट के अबाउट आई निकाल दो, क्या हो जाएगा? इस बॉल का इस पॉइंट के अबाउट आई निकाल दो। अच्छा लेंथ क्या दे रखी है? L दे रखी है ना, लेंथ दे रखी है L। जी बिल्कुल, लेंथ हमको दे रखी है L, ये रही हमारी लेंथ L।
ये हमारी लेंथ क्या है L। अच्छा तो इस पॉइंट का, इस बॉल का इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, क्या ml²/2? अरे हाँ जी कि ना जी, अरे बोलिए हाँ जी, बोलिए जय श्री राम। चलिए ml²/2 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा इस नीचे वाली का क्या हो गया, इसका इसके अबाउट क्या हो गया ml², कितना हो गया 3/2 ml²। अरे बहुत शानदार, मजा आ गया, खतरनाक वाले मजे आ रहे हैं। क्या I ml 3 ml²/2 हुआ? बिल्कुल सिंपल। क्या हमें I मिल गया, क्या हम अब हमें H चाहिए। H कैसे निकालेंगे, एक मिनट रुकना जरा, मैंने गलत क्वेश्चन तो नहीं पढ़ लिया। हाँ देखा, गलती हो गई, गलती क्या हुई है कि यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि L/2 का स्क्वायर करना है ना बेटे, बेचे mr² होता है ना, mr², ये गलती में जनरली कर देता हूँ, ml/2 का स्क्वायर करना है। तो ये कितना आएगा 5/4 ml² आ जाएगा। ये गलती में जनरली कर देता हूँ, तुम लोग भी सीखो कि L/2 का स्क्वायर होता है, L²/2 नहीं होता, ठीक है। चलिए 5/4 ml²। अब करना है एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए हो गया, क्या इसको mgl लिखते हैं, mgl। तो अब इसको सॉल्व कर लो, mm खतरनाक कट गया बहुत बढ़िया तरीके से, और हमको निकालना क्या था, हमारे पास ω² आ गया, फटाफट क्या आ गया, अरे भाई साहब 8gl भाई, एक l भी काटो भाई, एक l भी काटो, 8g/5l। अरे हाँ ना बोलो यार, 8g/5l। अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है तो क्या लिख दूंगा, वेलोसिटी इज l ओमेगा, ओमेगा की जगह पर v/l, ओमेगा की जगह पे v/l, तो क्या v²/l² इक्वल टू 8g/5l, l से l कट गया, क्या v² 8gl/5 आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ गलत है, क्योंकि शायद 12gl/5 है आंसर। मैं फिर गड़बड़ करती हूँ, इधर वाली कैलकुलेशन मेरे से गड़बड़ हो रही है। लेट मी चेक, मैंने क्या गड़बड़ कर दी है, कुछ गड़बड़ कर दी है। 5/4 ml² बिल्कुल सही है, सब बिल्कुल सही है। अरे मैंने इसका हाइट नहीं लिखा, समझे कि नहीं समझे। अरे भाई साहब, मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी इस बॉल की, तो ये बॉल तो L हाइट ऊपर गई, लेकिन ये बॉल भी तो प्यारे L/2 हाइट ऊपर गई है ना, कि नहीं गई है, समझे कि नहीं समझे। जो ये बॉल है, ये बॉल L ऊपर गया ही गया, इसके साथ साथ जो नीचे वाला बॉल है वो भी तो L/2 गया। मुझे लग रहा है ये इंटेंशनली मैंने गलती करी है, तुमको समझाने के लिए कि तुम भी यही गलती करोगे, तुम भी यही गलती करोगे। mgl है, वो m तो l गया ही गया, साथ में जो बीच वाला बॉल था वो भी तो L/2 गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कौन लिखेगा, एनटीए या जेई मेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक mgl/2 और आएगा, तो ये टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो ये टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा भाई साहब हमारा 3g/2, और यहाँ पे है ½ × 5/4 l ω², तो 1 2 से 2 गया, ये हो जाएगा l ω², दिस इज 12g/5, ठीक। अब क्या हो जाएगा v²/l², दिस इज 12g/5l, l से l कट गया, तो हमारा v की वैल्यू आ जाएगी रूट में 12gl/5, ठीक है। ये सही आंसर है 12gl/5। हमसे गलती क्या हुई थी, हमने इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा था। चलिए चलते हैं 28 नंबर के सवाल पर। आज बहुत गलतियां हो रही हैं, पता नहीं क्या बात है, मेरा दिमाग दूसरी जगह लगा हुआ है, ठीक है, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। 28 नंबर का सवाल, 28 नंबर का सवाल क्या है, अ कांस्टेंट पावर इज सप्लाइड टू अ डिस्क दैट कैन रोटेट फ्रीली अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस। एक कांस्टेंट पावर का कोई हमारे पास सिस्टम है जो कि हम सप्लाई कर रहे हैं डिस्क पे, जो कि फ्रीली रोटेट कर सकती है। हमसे बोला जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है डिस्क का, वेरीज विद द नंबर ऑफ रोटेशंस n मेड बाय द डिस्क आफ्टर स्टार्टिंग रेस्ट एज w इज इक्वल्स टू kn(x), kn की पावर x। हमको बोला जा रहा है n बताइए। यार ये सिंपल है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज बेसिकली चेंज इन एंगुलर, चेंज इन एंगल, या कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का मतलब तो यही है ना कि कितना थीटा चेंज कर रहा हूं, कितना एंगल चेंज कर रहा हूं मैं, कितना रिवॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए
अब देखते हैं इस सवाल में क्या है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सबसे पहली चीज तो यार टाउ क्या होता है। बेसिक चीजों से चालू करेंगे। क्या टॉर्क आई अल्फा होता है, तो बेसिक चीज है, तो सबको पता है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं, ये तो सबको आता है। टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अच्छा, पावर क्या होता है? पावर होता है टाउ इनटू ओमेगा। अरे क्या बिल्कुल ट्रांसलेशनल वाला है। अरे क्या पावर एफ डॉट वी होता है, एफ डॉट वी। तो हमने इसको सीधे टाउ मल्टीप्लाई बाय ओमेगा लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ लेना इसको। पावर इज इक्वल्स टू टाउ डॉट टाउ मल्टीप्लाई में ओमेगा। अरे वाह 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 वाह, टाउ की जगह पे क्या आई अल्फा लिख दें, टाउ की जगह पे आई अल्फा लिख दें। तो जैसे ही मैंने आई अल्फा लिखा तो मैंने क्या बोला, अरे बेटे अल्फा की जगह डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख देते। अल्फा की जगह पे ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन v dv बाई dx लिखते हैं कि नहीं लिखते? बस वही तो लिख रहा हूं। तो लिख के जब मैं देखूंगा तो मेरे को दिखेगा ओमेगा बाई डी थीटा और एक ओमेगा और है। तो ओवरऑल क्या हो गया? ओवरऑल हो गया ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा बाई डी थीटा। दिस इज पावर। अच्छा ये बताओ क्या ये कांस्टेंट है और क्या इनर्शिया भी कांस्टेंट है? डिस्क के लिए निकालना है। कांस्टेंट पावर पहला ही शब्द है सवाल का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा बाई डी थीटा इज सम कांस्टेंट के, इज सम कांस्टेंट के। तो अब देखें अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं के डी थीटा और फिर इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट करने पे मेरे को मिल जाएगा ओमेगा क्यूब बाई 3, दिस इज इक्वल टू के थीटा। तो इसका मतलब ओमेगा क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3। अरे हां जी कि ना जी? तो हमारी x की वैल्यू क्या है? 1/3। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत प्यारा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। कई लोग नहीं समझ पाएंगे, भले ही आसान सवाल है, आसान सवाल है, कुछ ऐसा मैंने अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, लेकिन इनिशिएट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, उस चीज में कई लोग अटक जाएंगे। चलते हैं 29वें नंबर के सवाल पर। बच के रहना भाई, इस वाली बोर्ड वाली साइड पे गलत हो रहे हैं सवाल, बच के रहना भाई, बच के रहना। चलिए अब हम आते हैं अपने 29th नंबर के सवाल पर। 29th नंबर का सवाल क्या है? फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, हमने r/3 यहां से मामला निकाल दिया है, r/3 रेडियस का मामला निकाल दिया है। मास इसका 9m है, पूरी डिस्क का मास 9m है। हमको बोला जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू O। ठीक है, चलिए सवाल बहुत ही नॉर्मल है, इस प्रकार के कैविटी वाले सवाल हम करते ही हैं। अगर हमको पूछा जाता है कि रिमेनिंग का इनर्शिया बताओ तो हम टोटल का माइनस कैविटी का करते हैं। ये चीज का सवाल हमने पहले भी किया है, लेकिन अब आपको शायद अप्रोच तो पता चल गई थी पिछले सवाल में, तो अब इस सवाल में हमें लगाना है बस सिंपली। अगर मैंने बोल दिया कि यार r/3 का मटेरियल डिस्क की फॉर्म में निकाल दिया, तो सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि मुझे उसका मास नहीं पता, मुझे उसका मास नहीं पता। अब अगर मेरे को इनर्शिया निकालना है, क्योंकि इनर्शिया रिमेनिंग का निकालना है, तो टोटल माइनस कैविटी करना पड़ेगा। अब इस कैविटी का मास पता हो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमें अगर मैं बोलूं कि टोटल का इनर्शिया मुझे पता है क्या है, हाफ 9m/²। अरे हाँ ना बोलो यार, इसका मास 9m, इसका रेडियस r, तो mr²/2 होता है कि नहीं होता है डिस्क का? बिल्कुल सिंपल नॉर्मल सी बात है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, मैं मास पर एरिया निकालता हूं। मास पर एरिया से एरिया का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मास आ जाएगा? मास पर एरिया निकाल लेता हूं पूरी डिस्क का, और उसमें इस छोटी वाली डिस्क के एरिया का मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या इस छोटी वाली डिस्क का मास आ जाएगा? जैसा कि नॉर्मल हम निकालते हैं, पिछले दिन भी निकाला था, पिछली वीडियो में भी निकाला था। ठीक है यार, 9m का डिवाइड कर देते हैं पाई कैपिटल R² से। और बेटे अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई r/3 के स्क्वायर से। तो ये क्या मास ऑफ छोटी डिस्क आ गया, मास ऑफ छोटी डिस्क। अरे हाँ, मास ऑफ छोटी डिस्क आ गया। तो क्या r² कैंसिल, r² कैंसिल, तो क्या बचा 9m/9 9 एक पाई से पाई भी कट गया भाई, पाई नहीं बचा। तो छोटे m का मास कैपिटल M आ गया। मतलब
ये जो डिस्क निकली है r/3 की, इसका मास m है, इसका मास m है। तो अब इस कटआउट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि हमसे पूछा गया है, लास्ट लाइन में लिखा है परपेंडिकुलर, पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट O। हमने जो ये वाला लिखा है ये भी इसी पॉइंट के अबाउट लिखा है। अब जो इस डिस्क का लिखना होगा वो भी इसी के अबाउट लिखना पड़ेगा। और हमको एक चीज और पता है कि ये 2r/3 है, नहीं भी पता तो भी हम निकाल सकते हैं, r - r/3 इज 2r/3। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाफ इंटू m इंटू r/3 का स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके हम क्या लिखेंगे, m इंटू 2r/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4mr²/9 कितना हो गया, ये 4 4 8 8 और 1 9, 1/2 9 है ना, एलसीएम है 18, एलसीएम 18 आया तो यहाँ पे 8 और 1 9, 9/18 इज 1/2, 1/2 mr²। अब मुझे करना क्या है, मुझे तो ये करना है यार, IR इज इक्वल्स टू IT माइनस IC। IT क्या है, IT इज दिस mr², 9mr²/2 माइनस कर देना mr²/2, तो क्या 4mr² आ गया। मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट जिसमें से कैविटी निकाल दिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4mr²। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट सवाल पर। फाइनली रोटेशन भी हम लोगों ने खत्म कर दिया है, हमारा लास्ट सवाल हमारे सामने आ गया है। चलिए, लास्ट सवाल रोटेशन का हमारे सामने। अ वेटलेस रॉड इज एक्टेड ऑन अ अपवर्ड पैरेलल फोर्सेस। एक वेटलेस रॉड है जिसपे ऐसे फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, 4 न्यूटन इधर मान लेते हैं, 2 न्यूटन इधर मान लेते हैं, एट एंड्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है भैया, 2 न्यूटन पे A है, ये B है। द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड AB इज 3 मीटर, लेंथ है 3 मीटर। टू कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन शुड एक्ट इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, अब भैया 6 न्यूटन वाली फोर्स, सबसे पहले तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ऊपर की तरफ 6 तो नीचे की तरफ भी 6 ही होनी चाहिए। अच्छा, अब 6 न्यूटन की फोर्स को मैं किस तरफ रखूं ताकि जो है ये बैलेंस हो जाए, सवाल ये है। 6 न्यूटन की फोर्स को किधर रखूं, तो मान लेते हैं आप इधर मानना चाहो इधर मान लेना, मैं इधर से मान लेता हूं। यहां से x दूरी पर मान लेते हैं 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो करना क्या है, करना तो अभी भी टॉर्क बैलेंस है और कुछ नहीं करना, एकदम लल्लू सवाल है, 10वीं का सवाल है, आप 10वीं में करते होगे। करना अभी भी टॉर्क बैलेंस है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं। इस पॉइंट के अबाउट क्यों कर रहे हैं, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट करेंगे तो हमारा इस फोर्स का तो टॉर्क ही खत्म भाई, इस फोर्स का तो टॉर्क ही खत्म, इस फोर्स का टॉर्क ही खत्म। तो अब देखो ये 2 न्यूटन इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, 6 न्यूटन बोल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6n into x should be equal to 2n into 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 into 3/6 मतलब कि 1। अगर मैं 4 न्यूटन से बात करूं तो 4 न्यूटन से 1 मीटर की दूरी पर 6 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अगर 2 न्यूटन की दूरी से बात करूं तो 2 न्यूटन की दूरी से 2 मीटर दूर 6 न्यूटन की फोर्स लगेगी। तो आप ये बात समझें कि भैया यहां से तो 1 मीटर की दूरी पर लगनी है और यहां से 2 मीटर की दूरी पर लगनी है। अगर आप यहां से x ले लेते तो आपका डायरेक्टली आंसर 2 मीटर आ जाता। ठीक है, तो यार इसी के साथ हमने अपने रोटेशन के भी सवाल कर लिए हैं। आज मेरा भी दिमाग इधर उधर था तो मुझसे भी एक दो सवाल गलत हो गए, क्योंकि भाई रोटेशन है, रोटेशन इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ एंटायर जेईई फिजिक्स। आई होप आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। शेयर करो यार, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे, वीडियो को शेयर करो और देखो इसको, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप आज भले हल्के में ले रहे हो, लेकिन मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं कि एनटीए अभ्यास के लेवल के ही सवाल आपको जेईई मेन में मिल रहे होंगे। एनटीए अभ्यास अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया है, सारे उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, अगर उसके आधे 50% टेस्ट भी आपने सही से बैठ के ईमानदारी से दिए हैं तो आप जेईई मेन में अच्छे अंक ला रहे होंगे, प्राप्त कर रहे होंगे। आपको करना क्या है यार, मैं आपके लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म लेके आया हूं,
मस्त आपको बस मेरे सामने बैठना है, मेरे साथ बैठना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना है, जिस कॉन्सेप्ट को मैं उजागर कर रहा हूं वो चीज आपको देखनी है। रिवाइज हो रहा है आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम के साथ, तो आपको बस इतना सा ही करना है यार। सीरियस हो पढ़ाई के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसको आगे शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम अपना अगला चैप्टर लेना चाह रहे होंगे, देखते हैं बाकी।